आगामी नवंबर में महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनावों के अलावा राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब इन 7 सीटों में उपचुनाव को लेकर मुख्य पार्टी वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन इसके साथ साथ बीएपी और आरएलपी भी क्या कोई बड़ा खेल कर सकती हैं? मुख्य तौर पर क्या रणनीति है? हमारे साथ आज इस पूरे उपचुनाव पर 7 सीटों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक लगातार आप हमारी 5 का प्रहार और 8 की फाइट की डिबेट में देखते हैं। हमारे खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, नमस्कार। निरंजन जी, पहले तो ये बताइए कि ये चुनाव ना तो सरकार गिराने वाला, ना बचाने वाला, ना बहुमत प्लस में जाने वाला या बहुमत माइनस में आने वाला, इस चुनाव का मकसद क्या है? ये पार्टियां अपने किस मकसद को, टारगेट को लेकर इस चुनाव को देख रही हैं? देखिए रविंद्र जी, ये चुनाव जो है, मेरा ये मानना है कि सरकार तो बचाने वाला नहीं है, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 और 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें लोकसभा की चुनाव जीत रही थी, और उसके बाद में 2019 के अंदर 2018 के अंदर राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद में जो नई सरकार बनी और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने नया नेतृत्व वहां उत्पन्न करने की कोशिश की, और उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर ये दावे और वादे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 25 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि बहुत बड़ा डैमेज, यानी कि लगभग आधी सीटें कांग्रेस ने छीन ली। तो जो वर्तमान, चाहे संगठन कहूं चाहे सरकार कहूं, उसकी इज्जत कहीं ना कहीं दांव पे है। तो अब वो ये चाहेंगे कि जिस तरीके से इन 7 सीटों की बात करें, एक सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 6 सीटें इसके अंदर जो 2023 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर विपक्ष ने जीती थी, कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी जीत करके और वो अपनी इज्जत जरूर बचाना चाहेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव आए हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम के बाद में बैकफुट पे नजर आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास, जो खोता हुआ, डगमगाता हुआ दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं। निरंजन जी, लेकिन अगर राजस्थान में उपचुनावों में बीजेपी का इतिहास देखें, चाहे वो विपक्ष में रही हो अशोक गहलोत के समय में या फिर वसुंधरा राजे के समय में सरकार में रही हो, विपक्ष में रहते हुए या सरकार में रहते हुए बीजेपी का उपचुनाव में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है राजस्थान में जी। तो वो रिकॉर्ड कहीं मेंटेन ना हो जाए? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से रिकॉर्ड तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण और भी है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं उसका कार्यकर्ता जो है वो शिथिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन चुनावों के अंदर खोने के लिए कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि उनकी एक सीट थी सलुम्बर की। अब अगर मान लीजिए वो एक से ज्यादा सीटें जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष से कुछ ना कुछ छीना है, यानी कि वो उनका प्लस ही रहेगा। जीत लेते हैं अलग होते हैं, जीतना तो चाहेंगे ना भाई। अगर आप एक ही सीट बरकरार रख पाते हो तो फिर आपके ऊपर आरोप नहीं लगेंगे कि सरकार आपकी है और आप 7 में से एक ही सीट आप सिर्फ जीत पाए हो। आपसे रणनीति, बीजेपी की रणनीति क्या है, क्या रहनी चाहिए? कल ही देखिए 6 टिकट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, 4 में बगावत हो गई। क्या रणनीति है? देखिए रणनीति, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति केवल एक ही है, और वो है कि चुनाव जीतना। ये इनके प्रकरण उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से जो 2 बागी उम्मीदवार जो 2023 के विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं अपने अपने क्षेत्र से, उनको बीजेपी ने एक तरह का बगावत का पारितोषिक दे दिया। चाहे हम झुंझुनू सीट की बात करें, ठीक है, चाहे हम रामगढ़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसका पारितोषिक दे दिया। तीसरी तरफ अगर हम यहाँ की बात दौसा और ये उनियारा की बात करें, तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे भी जिस तरीके से बीजेपी ने एक अपना समीकरण खेला है कि जिस तरीके से दौसा सीट है वो सामान्य सीट है, सामान्य सीट है, उसके बावजूद वहां पे मीणा कम्युनिटी यानी कि एसटी के हाथ में वो टिकट दे दी। मुझे तो ये लगता है सारे समीकरणों को धता बताते हुए कुल मिलाकर किरोड़ीलाल मीणा के भाई को यानी जगमोहन मीणा को टिकट देकर बीजेपी ने आगे तक की चीजों को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया है। तो ये एक अच्छा मूव है, अच्छी रणनीति है।
हाँ, देखिए मानी तो जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि शपथ खाई थी कि भाई अगर मैं ये दौसा सीट नहीं जिता पाया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, और उसके बाद में उन्होंने त्याग पत्र भेजा भी। अब वो स्वीकार हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक शपथ ली थी, आज कहीं ना कहीं ये उनकी प्रतिष्ठा, उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का पूरा प्रश्न बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भुनाना चाहती है कि किरोड़ीमल जी जो वहाँ उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती के रूप में देखे जाते हैं, और साथ के साथ अगर हम इसके अंदर उनियारा सीट या जो भी वहाँ पे जो दो तीन सीटें हैं, और इसके अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देवली उनियारा की बात करें तो वहाँ पे अगर मान लीजिए विजय बैसला अगर उसमें नहीं आते हैं, विरोध में नहीं आते हैं या भीतरघात नहीं करते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देवली उनियारा में भी इसका लाभ मिलेगा और दौसा में तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति की बात करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस टाइम केवल और केवल जीत की भूख नजर आ रही है। और इसी वजह से बीजेपी के मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक में क्या कुछ किया गया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ किया गया, नौकरियां कितनी दे दी गई, MOUs कितने साइन हो गए। लेकिन कांग्रेस भी ऐसी आसानी से तो जाने नहीं देगी। ये 4 सीटें हैं कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस की रणनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज ही ये बैठक हुई और कह दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने कि हम 7 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे। वो तो तब बोल रहे हो ना आप, जब बीएपी ने 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए और आरएलपी कह रही है कि 3 पर हम लड़ना चाहेंगे, हमें समर्थन दो। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये जो मूव किया है, हाँ। अब ये किस प्रकार की रणनीति है, मैं इसलिए नहीं इस चीज को कह पा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से खीवसर सीट की बात करें तो खीवसर सीट आरएलपी की राजधानी मानी जाती है, क्योंकि आरएलपी का उदय वहीं से हुआ है। मैं इसको थोड़ा और कह दूं, इसमें ये कह दें कि भाई सीधी सी हनुमान बेनीवाल की राजधानी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की राजधानी, हाँ। और यह हनुमान बेनीवाल की जिसको कहते हैं राजनीति की उत्पत्ति खीवसर से हुई है, हाँ। अब वहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मान लीजिए आरएलपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के हनुमान माने जाते हैं, जो रेवत राम डागा जो है वो उनके हनुमान माने जाते हैं, और आपने देखा होगा कि स्वयं गुरु जो राजनीतिक गुरु थे उनको उन्होंने कितनी कड़ी टक्कर थी कि वो 2059 वोटों से वो मात्र चुनाव में पीछे रह गए। 2023 के चुनाव की अगर बात करें हम, हनुमान बेनीवाल जी को टक्कर दे गए। तो इस चीज से ये चीज प्रमाणित होती है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस वहां अपना प्रत्याशी देती है तो भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई दिखेगी, और अगर आरएलपी ने भी वहां कैंडिडेट नहीं तो उसमें कोई बहस का विषय है ही नहीं। कांग्रेस ने तो कह ही दिया कि भाई हम तो 7 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि आपने संदेश आरएलपी को दे दिया कि भाई आप अपना जानो, हम अपना देख रहे हैं, हम अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस जिस तरीके से, चाहे हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें कांग्रेस की, या हरियाणा की राजनीति को देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अगर कोई, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दिया तो केंद्र से अगर उनके पास दूसरा आदेश चला जाएगा तो उसको मानने पे मजबूर होंगे। हाँ, ये बात बोली है, ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने बोली है। क्योंकि और दूसरी तरफ हम अगर बात करें 84 सीट की, मैं उसी पर आऊंगा। 84 और सलूम्बर, ये 2 आदिवासी बेल्ट की, वागड़ की और मेवाड़ दोनों की ही जगह जहां पे एसटी वोट ज्यादा है, बीएपी का प्रभाव ज्यादा है, बीएपी का प्रभाव ज्यादा है, और दोनों सीटों पर बीएपी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। और ये प्रत्याशी जो बीएपी ने दोनों ही जगहों पर घोषित किए हैं, ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किए हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वोट दिलवाए कि बताइए सलूम्बर में कौन प्रत्याशी बनेगा, आप बताइए कि भाई यहाँ पे 84 में कौन प्रत्याशी बनेगा, तभी जाकर अनिल कटारा और ये जो दूसरे कटारा जो मिला है टिकट यहाँ पर, जितेश कटारा मेरे ख्याल से, तो उनको मिला है। तो ये बीएपी का ये मूव कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, और कांग्रेस की और बीजेपी की लड़ाई इन दोनों सीटों पर आपस में है या फिर बीएपी से है? नहीं, अगर देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कांग्रेस भी वहां पे प्रत्याशी दे देती है, मेरे को अभी भी संदेह है, क्योंकि कांग्रेस ने, आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हम उपचुनावों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उनको खैर और ये गाजियाबाद 2 सीटें दी, और उनको लगा कि हम यहाँ पे हारना, हमारी हार सुनिश्चित है, तो उन्होंने सीट छोड़ दी। कई सातों को यहाँ 9 की 9 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ लेगी, हमें नहीं चाहिए सीट। तो उस तरीके से कांग्रेस अभी अपनी इज्जत बचाने के ऊपर ज़्यादा मेरे हिसाब से ध्यान देगी। और अगर जैसे वहाँ पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी दे देती है, इसलिए मैं अगर लगा रहा हूँ क्योंकि वो 84,
क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला खीवसर हाँ। हनुमान बेनीवाल जी ठीक की बात है। उत्पत्ति का राजधानी क्षेत्र है, है। राजधानी है। तो वैसे ही राजकुमार रोत की हाँ। 84 सीट जो है वो उनकी अपनी तपोभूमि है। हाँ। मैं इसको कहूंगा उनकी तपोभूमि है, और वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी के हाथ में जाए। ठीक है, ये अलग बात है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अपना राजनीतिक स्टेक कोई भी पार्टी बढ़ाना चाहती है, घटाना नहीं चाहती। बीजेपी ने लेकिन इन 6 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए, एक सीट जो रह गई है वो 84 की वो कांग्रेस का मुंह देखने के लिए मेरे हिसाब से अभी उन्होंने अभी अच्छा। इसको वेट एंड वॉच किया हुआ है, क्योंकि वो ये चीज देख रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या स्टेप रहता है, और उसके बाद में बीजेपी क्या राजनीति चलती है ये अभी अब सामने आने वाली बात है। मतलब ऐसा तो नहीं कि बीजेपी यहाँ पे कैंडिडेट ना खड़ा करे, आपको लगता है ऐसा? भाई हो भी सकता है। देखो वैसे मेरे हिसाब से बीजेपी कैंडिडेट तो देगी, क्योंकि राजकुमार रोत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करके खड़े हुए। अगर बीजेपी वहां पे कैंडिडेट नहीं देती तो उनको एक हिसाब से उन्होंने वॉकओवर दे दिया। अब मुझे आप ये बता दीजिए, लास्ट में ये 4 सीटें कांग्रेस की हैं, 2 सीटें एक एक सीट होगी आरएलपी की और क्षेत्रीय बीएपी पार्टियों की, और एक सीट होगी बीजेपी की। इन आंकड़ों में तो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा बिल्कुल। अब ये बताइए, आगे सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? मंत्रिमंडल विस्तार या पुनर्गठन होगा क्या इन नतीजों के आने के बाद? नहीं, पुनर्गठन रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आए या खिलाफ आए? क्या आप देख रहे हैं कि कोई बदलाव आएगा राजनीति में प्रदेश की? देखिए ऐसा है, मंत्रिमंडल में विस्तार तो अपेक्षित है। पहले से ही सुनते आ रहे थे कि भाई मंत्रिमंडल में दोबारा से विस्तार होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद में बिना जीते हुए हाँ। टीटी को इन्होंने मंत्री बना दिया था, और कर्णपुर से और 2-3 स्पेस इन्होंने पहले अपने पास मतलब वैक्यूम रखा हुआ था कि भाई हम आगे विस्तार करेंगे तो यहाँ किस किस को समाहित करना है। तो निश्चित रूप से विस्तार तो अपेक्षित था। अब इन चुनावों के बाद में ये चीज देखनी है कि जो वहाँ का जो वर्तमान नेतृत्व है, यानी कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने एक नया नेतृत्व वहाँ उसके हाथ में कमान दी, अब उसको वो केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाता है। और केंद्र कहीं ना कहीं, देखिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कहीं ना कहीं केंद्र को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनका जो चयन है वो ठीक है या नहीं है। इन चुनाव परिणामों के बाद में ये एक हिसाब से समझ लीजिए मुख्यमंत्री की भी मेरे हिसाब से अग्नि परीक्षा है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा है, मदन राठौड़ जी, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। तो निश्चित रूप से देखिए इन चुनाव अग्नि परीक्षा कांग्रेस की ये है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरी तरफ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष वही मुख्य तौर पर रहेंगे, क्योंकि आप 2 नेता हम अभी तक नाम नहीं लिया, और ये 2 नेता के बिना कांग्रेस अधूरी, प्रदेश की राजनीति अधूरी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और ये दोनों महाराष्ट्र में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। भाई 13 तारीख को ही चुनाव महाराष्ट्र में होना है, और यहाँ पर दूसरी तरफ 13 तारीख को ही उपचुनाव राजस्थान में। इन दोनों की गैर मौजूदगी कितना बड़ा फैक्टर और कितना बड़ा असर डाल रही है, ये लास्ट सवाल है सर मेरा। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से पहली बात तो आपको मैं बताऊं, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को प्रमाणित कर दिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आधी कर दी, वहाँ पे लगभग आधी सीटें, 12 सीटें वहाँ अगर अपोजिशन ने इंडिया गठबंधन ने जीती, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को प्रमाणित कर दिया। अब जिस तरीके से आप बता रहे हो कि उपचुनाव के दौरान वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर वो सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, हाँ सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, और उसके बाद में अब यहाँ की कमान किसको, यहाँ की जिम्मेदारी जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है 50 लोगों की उन्होंने अपनी टीम बनाई है, और उस टीम की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और अगर इसके बाद में भी अगर कांग्रेस यहाँ पे अपेक्षित परिणाम ले आती है, तो निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा जी की मेरे हिसाब से इसके अंदर पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कद बढ़ने वाला है। निरंजन जी ओपिनियन पोल करेंगे क्या 7 सीटों पर? रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर, हाँ, इन 7 में से 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल परिणाम बदलने की स्थिति में है। ठीक है, बाकी 4 पे? बाकी 4 पे अभी मेरे हिसाब से बाकी 4 में से 2 सीटें ऐसी हैं जिनको मैं ये कहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं टक्कर में मान सकते हैं। उसके अलावा जो 2 सीटें हैं, नहीं 2 टक्कर में मतलब बीजेपी बनाम कांग्रेस, बाकी 2 भाई, हाँ। 3 बीजेपी बोल दिया आपने। 3 में बीजेपी मुझे भारी पड़ती है, हाँ, बाकी 2 में कांग्रेस और बीजेपी में तगड़ी टक्कर आप बोल रहे हैं। इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से शांता कुमारी जी हैं, तो कहीं ना कहीं सलूम्बर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ
मुझे ठीक है, जुटती हुई सीटों दिख पे और बात करेंगे आगे, लेकिन एक मोटा मोटी जो अभी आप आंकड़ा दे रहे हैं, बाकी 2 बज गई, वो आपको लग रहा है फिर आरएलपी और नहीं दूसरी, आरएलपी 4 और 2 जो 6, जो 1 बजी। खिवसर वाली बात बता रहे हैं, तो खिवसर वाली मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहां भारी पड़ती ठीक हुई है। दिख रही है। मुझे एक झुंझुनू की सीट भारतीय जनता पार्टी की लूज होती हुई दिख रही है, अगर वहां पे बबलू चौधरी अगर मैनेज नहीं होते हैं और तो वो कंफर्म समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लूज होती हुई दिख रही है। और दूसरी एक मुझे अगर वहां पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी दे देगी तो परिणाम का मुझे नहीं पता, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है 84 की सीट भारतीय जनता पार्टी की कभी भी रही नहीं है। कुल राजकुमार रोड मिलाकर की वो जी हाँ, परंपरागत सीट ये बातचीत, ये पॉडकास्ट, इसका मतलब यही कि भाई कांग्रेस की ताकत कैसी है, बीजेपी की ताकत कैसी है, और इन ताकत में, रणनीति में हमेशा बदलाव भी किया जाता रहता है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी नामांकन चल ही रहे हैं। नामांकन वापस लेने की भी बात आएगी, और नामांकन वापस लेने की जब बात आएगी तो कौन वापस लेता है, कौन बागी होता है, ये तमाम समीकरण लगातार समझते रहेंगे उपचुनाव को लेकर। निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।